हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा एक्सप्लेनेशन है 2021 में रिलीज हुई मूवी जय भीम का। इस मूवी की करंट रेटिंग है 9.5 और ये मूवी आज तक की सबसे ज़्यादा IMDb रेटिंग वाली मूवी में से एक बन गई है। ये कहानी शुरू होती है सन 1995 तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट कडलौर से, जहां पर रहने वाले निचली जाति के लोग कास्ट सिस्टम से बहुत परेशान थे। मूवी की शुरुआत में हमें एक जेल से कुछ कैदी बाहर निकलते हुए दिखते हैं जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी थी, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही कुछ पुलिस वाले उन्हें कास्ट के आधार पर अलग अलग लाइंस में बांट देते हैं, जिसमें कुछ होता यूं है कि मिडल और अपर कास्ट वाले लोगों को वो आज़ाद कर देते हैं और बाकी बचे हुए निचली जाति के लोगों पर वो ऑफिसर झूठे केस का चार्ज लगाकर उन्हें दोबारा जेल में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम दो पति पत्नी राजा कन्नू और सैनगिनी को देखते हैं। हम उनके साथ राजा कन्नू के भाई और उसकी बहन को भी देखते हैं और उनके साथ उसका बहन का पति भी काम कर रहा होता है। ये सब उसी गांव में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी इरुला के लोग थे जिन्हें निचली जाति का माना जाता था। वो सभी लोग गांव के बड़े लोगों के खेतों में चूहे और सांपों को पकड़ने का काम किया करते थे, जिससे कि खेतों में उग रही फसल खराब ना हो। दूसरे दिन हमें उस गांव के सरपंच का घर दिखाया जाता है, जहां पर सरपंच की पत्नी एक कमरे में अपने गहने देख रही होती है कि तभी वहां अचानक एक सांप आ जाता है, जिसे देखकर सरपंच की पत्नी बुरी तरह से डर जाती है। अब उस सांप को पकड़ने के लिए राजा कन्नू को बुलाया जाता है, जिसके बाद राजा कन्नू उसी कमरे में जाता है जहां पर सारे पैसे और गहने रखे हुए थे, और वो गहनों पर ध्यान न देकर सांप को ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे सांप मिल जाता है और वो उसे पकड़कर बाहर छोड़ देता है। अब आगे हम इरुला बस्ती को देखते हैं, जहां पर सारे ट्राइबल लोग रहा करते थे। वो सभी लोग गरीब और अनपढ़ थे। अब हम वहां मैथरा नाम की एक टीचर को देखते हैं जो बिना किसी जाति और भेदभाव के उन सभी लोगों को पढ़ाने का काम कर रही थी। वो बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप को पढ़ना लिखना सिखा रही थी ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जिसके बाद एक दिन पता चलता है कि सैंगिनी प्रेग्नेंट है और इसी बात से राजा कन्नू बहुत खुश हो जाता है। अब कुछ समय बीत जाता है और राजा कन्नू अपने परिवार का ढंग से पालन पोषण करने के लिए एक ईंट की भट्टी में काम करने के लिए जाने लगता है, लेकिन सैंगिनी उसे कहती है कि वो भी उसके साथ काम करेगी, लेकिन वो उससे इस हालत में काम नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वो अकेले ही काम पर चला जाता है। दूसरी तरफ सरपंच के घर में गहनों की चोरी हो जाती है और उन्हें चोरी का शक राजा कन्नू पर होता है, क्योंकि एक वही था जिसने उनके घर में आकर उस कमरे में वो गहने देखे थे। अब वो सरपंच पुलिस वालों को जल्द से जल्द राजा कन्नू को पकड़ने के लिए कहता है। जब पुलिस राजा कन्नू को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता, क्योंकि वो तो ईंट की भट्टी में काम करने के लिए गया हुआ था, लेकिन वो उसकी जगह उसकी पत्नी सैंगिनी को, जो कि प्रेग्नेंट थी, को इलीगल तरीके से मार पीट कर जेल ले जाते हैं। दूसरी तरफ अब हम चंद्रू को देखते हैं, जो कि एक बड़ा वकील था और वो गरीब लोगों के लिए फ्री में केस लड़के उनकी मदद भी करता था। हम चंद्रू को एक मोर्चे में भी देखते हैं जहां पर कोर्ट के सभी लॉयर धरने पर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि एक पुलिस वाले ने किसी वकील को चाटा मार दिया था, जिसके कारण सभी वकील मिलकर उन पुलिस वालों का विरोध कर रहे थे। चंद्रू की पुलिस वालों से बिल्कुल नहीं बनती थी, जिसकी वजह से हम चंद्रू को कई जगहों पर करप्ट पुलिस ऑफिसर्स का जमकर विरोध करते हुए देखते हैं। इसके अलावा हम चंद्रू को गरीबों के लिए केस लड़ते हुए भी देखते हैं। मूवी की शुरुआत में जो हमने उन करप्ट ऑफिसर्स की हरकत देखी थी, जिसके खिलाफ भी वो एक केस लड़ता है, जिसमें निचली जाति वाले जो लोग थे उन्हें झूठे आरोप में जेल के अंदर डाल दिया गया था। दरअसल वो जुर्म या चोरी उन्होंने कभी की ही नहीं थी, बल्कि पुलिस वालों ने मिलकर किसी और को बचाने के लिए सारे आरोप गरीब और निचली जाति के लोगों पर डाल दिए थे। और ये बात चंद्रू बहुत ही अच्छे से कोर्ट में साबित कर देता है और वो ये केस जीत जाता है।
और वो सभी गरीब लोग रिहा हो जाते हैं। अब सेंगिनी और मैथ्रा भी मदद के लिए चंद्रू के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर चंद्रू उन दोनों को अपने घर ले जाता है। और अब वो सेंगिनी को जो भी उनके साथ हुआ सब कुछ अच्छे से बताने के लिए कहता है, जिसके बाद सेंगिनी उसे बताती है कि कैसे राजा कन्नू को ढूंढते हुए एक दिन पुलिस वाले उसके घर आए और राजा कन्नू के ना मिलने पर उन्होंने उसे बहुत मारा और पुलिस स्टेशन ले गए। साथ ही में वो राजा कन्नू के भाई इरुतुपन, पचईमा और उसके बहन का पति मोसुकुट्टी को भी पुलिस वाले घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गए। जेल में उन सभी को उन्होंने बहुत ही बेरहमी से मारा और साथ ही में उनके साथ जानवरों की तरह सलूक किया। दूसरी तरफ पुलिस वाले राजा कन्नू को ढूंढते हुए उसी ईंट की भट्टी में जा पहुंचे, जहां पर भट्टी का मालिक पुलिस वालों को बताता है कि राजा कन्नू यहाँ से बिना बताए कहीं भाग गया है। दरअसल राजा कन्नू वहाँ से इसलिए भागा था क्योंकि उसे सेंगिनी की चिंता हो रही थी और भट्टी का मालिक उसे छुट्टी नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ इन सब चीज़ों से अनजान राजा कन्नू सेंगिनी से मिलने के लिए घर की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। जेल में राजा कन्नू को जानवरों की तरह मारा जाता है और साथ ही वो उसे गहनों की चोरी कबूल करने को कहते हैं, लेकिन राजा कन्नू इतनी मार खाने के बाद भी कहता है कि उसने चोरी नहीं की। और अब अगले दिन सेंगिनी राजा कन्नू के लिए खाना लेकर जेल पहुंचती है, तो वो उसकी हालत देखकर सदमे में आ जाती है, क्योंकि राजा कन्नू की हालत बिल्कुल मरने वाली हो चुकी थी। अब कुछ समय बीतने के बाद सेंगिनी को पता चलता है कि वो तीनों जेल से भाग गए हैं और पुलिस वाले फिर से सेंगिनी को परेशान करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि राजा कन्नू कहाँ छुपा हुआ है। अब इन तीनों का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए सेंगिनी और मैथ्रा मदद के लिए कुछ बड़े लोगों और लॉयर्स के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। लेकिन वहाँ पर एक आदमी उन्हें चंद्रू के बारे में बताता है, जिसकी वजह से आज वो दोनों उसके पास आ पाए हैं। अब मैथ्रा चंद्रू को वो रिपोर्ट भी देती है जिसे पुलिस वालों ने बनाया था, और इस रिपोर्ट में हर सबूत उन तीनों के खिलाफ थे। उसके अलावा उसमें गवाहों के नाम भी थे जिन्होंने उन तीनों को जेल से भागते हुए देखा था। अब चंद्रू उस केस को स्टडी करने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि सारे सबूत पुलिस वालों के फेवर में थे। लेकिन वो अपना दिमाग चलाता है और वो हेबियस कॉर्पस नाम के लॉ के तहत इस केस को लड़ता है। इस लॉ के मदद से कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देती है कि पुलिस वाले जेल से गायब हुए इंसान को ढूंढे और जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करे। पर ऐसे केस कोर्ट में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाते, लेकिन चंद्रू ने इस केस को काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया था और कोर्ट भी उस केस को आगे प्रोसीडिंग की मंजूरी दे देता है। अब हेबियस कॉर्पस के तहत पुलिस वालों को उन तीनों को ढूंढने के लिए कहा जाता है। इसके बाद पुलिस वालों की रिपोर्ट में जो गवाह थे, चंद्रू उन सभी से पूछताछ करता है और वो सभी लोग पुलिस वालों के फेवर में ही जवाब देते हैं, जिससे चंद्रू समझ जाता है कि ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। इन गवाहों में 2-3 लोग ही होते हैं, जिसमें एक डॉक्टर होता है। वो बताता है कि वो तीनों उसके पास आए थे और उसने उन्हें दवाई लिख कर दी थी। दूसरा गवाह एक मेडिकल शॉप का ओनर था। वो कहता है कि उसने उन तीनों लोगों को डॉक्टर की लिखी हुई दवाई दी थी और इन सब की बातों से ये केस पूरी तरीके से पुलिस वालों के फेवर में आते जा रहा था। तभी चंद्रू उस ऑफिसर को कटघरे में बुलाता है जिसने वो रिपोर्ट बनाई थी, और चंद्रू उसे कहता है कि अगर आपने ये रिपोर्ट बनाई है तो आपको ज़रूर पता होगा कि मेडिकल शॉप की लोकेशन और डॉक्टर का क्लिनिक कहाँ पर है। लेकिन उस पुलिस वाले को कुछ पता ही नहीं होता। अब चंद्रू सभी को बताता है कि मेडिकल शॉप और उस डॉक्टर का क्लिनिक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे और पुलिस स्टेशन उन दोनों जगहों के बीच में था, और अगर कोई मुजरिम जेल से भागता है तो वो एक ही डायरेक्शन में भागता है, ना कि वो दोबारा लौटकर वापस पुलिस स्टेशन की तरफ आते। और चंद्रू यहाँ पर साबित कर देता है कि वो पुलिस वाला झूठ बोल रहा है और साथ में ये रिपोर्ट भी झूठी है। अब यहाँ पर सभी पुलिस वाले बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके थे,
इसलिए वो इस केस को लेकर शहर के सबसे बड़े वकील के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। और अब इस केस को रफा दफा करने के लिए वो पुलिस वाले सेंगिनी और उसकी बेटी को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो अपना केस वापस ले ले और वो उसे कुछ पैसों का लालच भी देते हैं। लेकिन सेंगिनी उनकी बात नहीं मानती, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसे टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन चंद्रू डीएसपी से कहकर उसकी मदद करता है और उन दोनों को पुलिस वालों से बचाकर सुरक्षित उनके घर पहुंचा देता है। अब इस केस को शहर के सबसे बड़े वकील एस राम मोहन हैंडल कर रहे थे, जो कि खुद भी बहुत ज्यादा करप्ट इंसान थे। वो कोर्ट में आकर पहली ही हियरिंग में इस केस को रफा दफा करवाने के चक्कर में रहते हैं, जिसके लिए वो एक नए गवाह को कोर्ट में लेके आते हैं। उसका नाम वरादा राजुलू था। वो एक राइस मिल का मालिक था जहां इरुतुपन काम किया करता था। वो कोर्ट में जज को बताता है कि कुछ दिन पहले ही उसे राजा कन्नू के भाई इरुतुपन का कॉल आया था, जिसमें उसने बताया था कि वो सब जेल से भागकर केरला चले गए हैं और वो ये बात उनके घर वालों को बता दे। जिसके बाद चंद्रू उस आदमी से कहता है कि आपको ये बात उनके परिवार के लोगों को बतानी चाहिए थी, जिसमें वो कहता है कि उसने ये बात उनके घर वालों को बता दी थी और ये बात भी सही थी। और अब ये केस पुलिस वालों के फेवर में फिर से चला जाता है। जिसके बाद चंद्रू सेंगिनी के ऊपर गुस्सा करता है और वो कहता है कि उसने उससे ये बात छुपाई और अब वो ये केस नहीं लड़ेगा। जिसमें अब मैथ्रा उससे कहती है कि उसने ही ये बात चंद्रू को बताने के लिए मना किया था। मैथ्रा उसे ये भी बताती है कि ये बात छुपाई जरूर थी, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इरुतुपन को नंबर पढ़ना नहीं आता था, तो वो नंबर कैसे डायल कर सकता था। जिसके बाद चंद्रू अब उस राइस मिल के मालिक के टेलीफोन की पूरी लिस्ट को मंगवा लेता है और एक एक करके सारे नंबर चेक करने लगता है। आखिरकार राजा कन्नू के भाई ने जिस एसटीडी बूथ से कॉल किया था उन्हें वो नंबर मिल जाता है और उन्हें उस नंबर की लोकेशन भी मिल जाती है। दरअसल वो फ़ोन केरला के एक एसटीडी बूथ से किया गया था। इसके बाद चंद्रू मैथ्रा और सेंगिनी के साथ केरला पहुंच जाता है और उस एसटीडी बूथ के मालिक से मिलता है। पहले तो वो आदमी उन्हें कुछ नहीं बताता, लेकिन फिर हम उसी आदमी को कोर्ट में देखते हैं। फिर चंद्रू उसी एसटीडी बूथ के मालिक को कटघरे में पेश करता है और उसे सब कुछ सच सच बताने को कहता है। वो उन सबको बताता है कि कुछ दिन पहले उसके बूथ में 3 लोग आए थे और वो तीनों एक साथ उस बूथ में घुस गए थे, जिसकी वजह से उसका ध्यान उन पर गया। और वो तीनों और कोई नहीं, वही पुलिस वाले होते हैं, जिनकी पुलिस स्टेशन से राजा कन्नू और बाकी लोग भागे थे। और वो उन पुलिस वालों की पहचान भी कर लेता है, जिसमें एसआई गुरुमूर्ति, कांस्टेबल वीरासमी और केरुबकारन नाम के 3 पुलिस ऑफिसर थे। एसआई गुरुमूर्ति जज को बताता है कि एसपी और उसके ऊपर के अधिकारियों के प्रेशर में आकर उन्होंने ही इरुतुपन की आवाज में राइस मिल के मालिक को कॉल किया था। अब चंद्रू जज से कहता है कि इस सब में पुलिस वाले मिले हुए हैं और वो इस केस को सीबीआई को हैंडल करने को कहता है और जज भी इस बात को मान लेते हैं। और अब ये केस सीबीआई के एक ऑफिसर आईजी पेरुमल समी को मिलता है और वो और चंद्रू मिलकर अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। वो उन तीनों की केरला की हर जेल में तलाश करते हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं लग पाता। जिसके बाद वो एक फॉरेंसिक ऑफिसर से मिलते हैं, जो उन्हें कुछ मरे हुए लोगों की फोटोज दिखाता है। ये वो लोग थे जो किसी न किसी एक्सीडेंट या हिट एंड रन केसेस में मारे गए थे। जिन फोटोज में राजा कन्नू की भी फोटो होती है, जिसकी बॉडी पुलिस को पौंडीचेरी के बॉर्डर पर मिली थी। और ऐसा बताया जा रहा था कि जेल से भागते हुए किसी गाड़ी ने राजा कन्नू को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अभी भी बाकी 2 लोगों का कुछ अता पता नहीं था। राजा कन्नू की मौत के बाद सेंगिनी पूरी तरह से टूट जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वालों की तरफ से केस लड़ रहा लॉयर एस राम मोहन गुस्से में एसआई गुरुमूर्ति से उस रात जो हुआ सब कुछ सच सच बताने को कहता है। जिसके बाद मूवी का सारा सस्पेंस रिवील होता है। एसआई गुरुमूर्ति बताता है कि उस रात जेल में उन्होंने उन तीनों को बहुत मारा और इसी मारपीट के दौरान
राजा कन्नू जेल में ही मर गया था, जिसके बाद उन्होंने उसकी लाश को ले जाकर बॉर्डर के पास फेंक दिया था। जिसके बाद खुद को बचाने के लिए उन्होंने उन तीनों के जेल से भाग जाने की कहानी बनाई। दूसरी तरफ चंद्रू को ये प्लान्ड मर्डर लग रहा था, लेकिन पुलिस वाले राजा कन्नू की मौत को एक्सीडेंट का नाम दे रहे थे। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान चंद्रू को पता चलता है कि उस दिन एसटीडी बूथ में 3 नहीं 4 लोग थे, जिसमें 3 पुलिस वाले थे और चौथा इंसान ऋतुपन था। और उन पुलिस वालों के दबाव में आकर उसने ही राइस मिल के ओनर को कॉल किया था, जिससे सारा शक पुलिस वालों के ऊपर से हट जाए। लेकिन उस फोन बूथ वाले ने उन्हें पहचान लिया था और आखिरकार उन्हें उस जेल का भी पता लग जाता है, जहां पर राजा कन्नू का भाई और उसके बहन का पति था। दरअसल वो लोग बॉर्डर के दूसरी तरफ की जेल में थे। अब उन सब को कोर्ट में लाया जाता है, जहां पर अब सभी बातों का एक एक करके खुलासा होता है। राजा कन्नू की बहन का पति जज को बताता है कि कैसे उस दिन राजा कन्नू को पुलिस वालों ने इतनी बुरी तरह से मारा था कि वो बेहोश हो चुका था, और साथ ही में राजा कन्नू का भाई भी बेहोश हो गया था। और जब वो दोनों होश में नहीं आए तो पुलिस वालों ने उनकी आंखों में मिर्च डाली, जिससे राजा कन्नू का भाई तो उठ गया, लेकिन राजा कन्नू नहीं उठा क्योंकि वो मर चुका था। जिसके आगे की स्टोरी हम जान ही गए हैं। आखिर में आईजी को कटघरे में बुलाया जाता है और वो जज को बताता है कि चोरी दरअसल उन्हीं के गांव के एक आदमी ने की थी, जिसका नाम रवि था, और उसके साथ पुलिस भी मिली हुई थी। और चंद्रू यहाँ पर जज को बताता है कि राजा कन्नू की जहाँ पर मौत हुई थी वहाँ पर उन्हीं पुलिस वालों के पैरों के निशान और पुलिस वैन के टायर के भी निशान मिले थे। जिसके बाद जज सारे सबूत को देखते हैं और आखिर में सैंगिनी के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हैं, और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स उन सब में शामिल थे वो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाते हैं, और वो सैंगिनी को कुछ पैसे और जमीन का एक टुकड़ा देते हैं। और आखिर में सच्चाई की जीत होती है और चंद्रू ये केस जीत जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई, और मैं आपको भी ये मूवी ज़रूर देखने को कहूँगा, क्योंकि इसमें बॉलीवुड की तरह मिर्च मसाला ना डालकर सिर्फ प्योर एक्टिंग और स्टोरी लाइन है, तभी इस मूवी की IMDb रेटिंग इतनी हाई है। इस मूवी ने गॉडफादर जैसी हाई रेटेड मूवी को भी पीछे कर दिया है, और शायद ये मूवी ऑस्कर भी जीत जाए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल स्टोरी ट्यूब हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।